नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 3 दिन के बिहार दौरे पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पटना में चौथे कृषि रोड मैप का किया शुभारंभ। संबोधन में कहा, अगले 5 सालों में खेती को मिलेगा और बढ़ावा। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। राष्ट्रपति ने सिनेमा जगत की हस्तियों को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किया सम्मानित। संबोधन में कहा कि जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है फिल्में। सिनेमा के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का दिया सुझाव। उपराष्ट्रपति के आमंत्रण पर संसद भवन के भ्रमण पर आए हरियाणा के प्रगतिशील किसान। उपराष्ट्रपति ने किसानों को प्रमाण पत्र और शॉल भेंट कर किया सम्मानित। तकनीकी के उपयोग के साथ व्यापार में आगे आने का दिया सुझाव। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का किया उद्घाटन। संबोधन में कहा कि बदलते दौर में दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें। समुद्री क्षेत्र में वैश्विक भागीदारी के लिए 300 से ज्यादा समझौता ज्ञापन समर्पित किए गए। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने आतंकवाद को बताया विकास और शांति में बाधक। कहा, भारत की अध्यक्षता में संयुक्त घोषणा पत्र पर बनी आम सहमति भारत की बड़ी उपलब्धि। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अक्टूबर तक 3 दिन के बिहार दौरे पर रहीं। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने पटना के बापू सभागार में बिहार के चौथे कृषि रोडमैप का शुभारंभ किया। मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है और प्रदेश की जीडीपी में भी कृषि का अहम योगदान है। जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति ने 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की। साथ ही पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस यात्रा के आखिरी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार के चौथे कृषि रोडमैप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि का जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि चौथे कृषि रोडमैप का शुभारंभ वह महत्वपूर्ण कदम है जिससे इस प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिहार की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास और कृषि के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में न केवल राज्यों का लगभग आधा कार्यबल लगा हुआ है, बल्कि राज्यों की जीडीपी में भी इसका अहम योगदान है। इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोडमैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोडमैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। 4th कृषि रोडमैप का शुभारंभ इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने के बावजूद बिहार के किसानों ने कृषि के पारंपरिक तरीकों और अनाज की किस्मों को संरक्षित रखा है। राष्ट्रपति ने इसे आधुनिकता के साथ साथ परंपरा के सामंजस्य का अच्छा उदाहरण बताया।
ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आधुनिक पद्धति को अपनाने हेतु यहाँ के किसानों ने कृषि एक परंपरागत तरीके को अनाज की किस्मों को बचाए रखा है। ये आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। शायद इसी कृषि संस्कृति को पहचान कर वर्ष 1905 में भारत का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र बिहार के पूसा नामक जगह पर स्थापित किया गया है। इसके बाद 19 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी की विरासत को समझने और आत्मसात करने के लिए सादगी और सच्चाई के अच्छे परिणामों को समझना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में गांधी जी से जुड़े अनेक स्मरणीय स्थल और संग्रहालय मौजूद है। यहाँ आते ही अपना सौभाग्य मैं मानती हूँ। आप सबको तो यहाँ अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गांधी जी की विरासत को समझने और आत्मसात करने के लिए आप सबको सादगी और सच्चाई के अच्छे परिणाम को समझना होगा। मैं अनुभव से कह सकती हूँ कि सादगी और सच्चाई का रास्ता ही वास्तविक सुख, शांति और प्रसिद्ध का मार्ग है। 19 अक्टूबर को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा पेशा लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करता है। लोग डॉक्टरों पर विश्वास कर उपचार कराते हैं, इसीलिए सभी चिकित्सा पेशेवरों का कर्तव्य है कि वे इस महान पेशे की गरिमा बनाए रखें और सेवा की भावना से काम करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज से आप सब देश और देशवासियों के स्वास्थ्य और विकास में अपनी उपयोगी भूमिका निभाने के लिए सक्षम हो गए हैं। माता पिता और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि माता पिता जीवन देते हैं और डॉक्टर लोगों को नया जीवन देते हैं। मेडिकल प्रोफेशन से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा होती है और लोग डॉक्टर पर विश्वास करके अपना इलाज करवाते हैं। इसलिए आप सबका ये कर्तव्य है कि आप इस नोबेल प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखें और सेवा भाव से कार्य करें। बिहार यात्रा के आखिरी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गया पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जिस तेज गति से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। प्यारे विद्यार्थियों, विश्व के अनेक देशों में टैलेंट शॉर्टेज की समस्या महसूस की जा रही है। भारत के प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी युवा विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं को तथा उन देशों में ज्ञान विज्ञान की प्रगति को अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी तथा सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार में प्रतिष्ठित अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस बार पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्मों में जलवायु परिवर्तन, लड़कियों की तस्करी, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सामाजिक शोषण जैसी समस्याओं को उजागर किया गया है, जो बेहद प्रभावित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में विभिन्न श्रेणियों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। The ever-gorgeous Wahida Rahman has received numerous awards and accolades, including जानी मानी अदाकारा अभिनेत्री वहीदा रहमान को
साल 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Now, it has won our hearts and it continues to do so, transcending many generations, many decades. Today, Wahida ji, Indian cinema, expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि वे अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व से फिल्म उद्योग के शिखर पर पहुंची हैं। वहीदा रहमान ने अपना जीवन गरिमा, आत्मविश्वास और मौलिकता के साथ जिया है। उन्होंने कई ऐसी फिल्में चुनी जिनमें उनके किरदार ने महिलाओं से जुड़ी बाधाओं को तोड़ा। मैं वहीदा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने अपनी कला और व्यक्तित्व से फिल्म जगत के शिखर पर अपना स्थान बनाया है। अपने निजी जीवन में भी उन्होंने गरिमा, आत्मविश्वास और मौलिकता से भी युक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कई ऐसे फिल्में चुने जिनमें उनकी भूमिका महिलाओं से जुड़े बंधनों को तोड़ती थी। वहीदा जी ने एक मिसाल पेश की है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खुद महिलाओं को भी पहल करनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि फिल्म जगत केवल एक उद्योग नहीं है, केवल व्यवसाय नहीं है और न ही केवल मनोरंजन तक सीमित है, बल्कि जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने के लिए फिल्में सबसे प्रभावी माध्यम है। सार्थक फिल्में समाज और देश की उपलब्धियों के साथ साथ समस्याओं को भी दर्शाती हैं। फिल्म केवल एक इंडस्ट्री नहीं है, ये केवल व्यापार और मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। ये जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। मुझे इस वर्ष की पुरस्कृत फिल्मों के बारे में जो जानकारी दी गई है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। इन फिल्मों में जलवायु परिवर्तन, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, नारी का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सामाजिक शोषण जैसी समस्याओं का चित्रण किया गया है। जनजातीय समुदाय का प्रकृति तथा कला से प्रेम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श की स्थापना, विपत्तियों के बीच उद्यम उत्साह से संघर्ष करना, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों जैसे विविध विषयों पर अच्छी फिल्में बनाई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया, जो कि भारतीय समुद्री क्षेत्र के लिए नीली अर्थव्यवस्था की मूल योजना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बदलती विश्व व्यवस्था में दुनिया नई उम्मीदों के साथ भारत की ओर देख रही है और वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। ब्लू इकोनॉमी के तहत अर्थव्यवस्था समुद्री क्षेत्र पर आधारित होती है, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डायनेमिक बिजनेस मॉडल तैयार किए जाते हैं। साथ ही इसमें टिकाऊ विकास को भी सुनिश्चित किया जाता है ताकि बड़े पैमाने पर मानव कल्याण की ओर ध्यान दिया जाए। ब्लू इकोनॉमी के तहत समुद्र भी साफ सुथरा रखा जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर समुद्र से उत्पादन हो। ब्लू इकोनॉमी के तहत मुख्य फोकस खनिज पदार्थों समेत समुद्री उत्पादों पर है। इस एजेंडे के तहत समुद्र में पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। भारत के पास विशाल कोस्टलाइन है, मजबूत रिवराइन इकोसिस्टम और रिच कल्चरल हेरिटेज है। ये एक साथ मिलकर मैरीटाइम टूरिज्म की
एक नई संभावना पैदा करते हैं। भारत में मौजूद करीब 5000 साल पुराना लोथल डॉकयार्ड एक विश्व विरासत है। एक तरह से लोथल क्रेडल ऑफ शिपिंग है। इस वर्ल्ड हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। भारत के पास विशाल समुद्री संसाधन है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा और गरीबी से निपटने के लिए एक अवसर है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मैरीटाइम क्लस्टर्स के विकास के जरिए हम शिप बिल्डिंग स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम कर रहे हैं। हम आने वाले वक्त में देश में कई स्थानों पर शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेंटर्स विकसित करने वाले हैं। शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भारत पहले ही ग्लोबली दूसरे स्थान पर है। अपने मेजर पोर्ट्स को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए भारत मैरीटाइम सेक्टर में नेट जीरो स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी केवल बाजार में नए अवसर नहीं उत्पन्न करती, बल्कि ये अधिक अमूर्त समुद्री संसाधनों के संरक्षण और विकास का भी प्रावधान करती है। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति के आमंत्रण पर हरियाणा के प्रगतिशील किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन का भ्रमण किया, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने किसानों से कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी और तमाम मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह की सोच को जमीनी हकीकत में बदल रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने किसानों को प्रमाण पत्र और शॉल भेंट की, साथ ही सम्मानित किया। दरअसल उपराष्ट्रपति ने हाल ही में हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि विकास मेले के उद्घाटन समारोह में 8 अक्टूबर 2023 को किसानों को नया संसद भवन देखने के लिए आमंत्रित किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित प्रगतिशील किसानों को संसद भवन में बुलाकर सम्मानित किया। बता दें कि उपराष्ट्रपति ने 8 अक्टूबर 2023 को हरियाणा के हिसार में एक दिवसीय यात्रा के दौरान चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया था और समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों को संबोधित करते हुए नया संसद भवन देखने के लिए आमंत्रित किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आमंत्रण पर हरियाणा सरकार द्वारा पुरस्कृत 50 से ज्यादा किसानों ने संसद भवन का भ्रमण किया। किसानों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताया। साथ ही कहा कि किसान होना गर्व की बात है। अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब किसान हंसता है तो पूरा देश हंसता है और सभी वर्गों में खुशहाली आती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है। इस पंचायत में आज सही हकदार आया है। इस पंचायत में आपकी चर्चा होनी चाहिए, आपका विवेचन होना चाहिए, आपके सुख दुख की बात होनी चाहिए। उस जगह आप बैठे हो, ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है। आप में से हरेक हरित क्रांति का जनक है। आज के दिन सबसे बड़ी चिंता व्यक्ति को क्या है कि जो मैं खा रहा हूं, जिस पर मेरा शरीर निर्भर है,
पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया का आधार है वो आहार कितना शुद्ध है, उसमें मिलावट तो नहीं है। ये बहुत बड़ा व्यापार है और यही कारण है कि आज के दिन प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग दूध का व्यापार करता है, सब्जी का व्यापार करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का व्यापार करता है। किसान और किसान के बच्चियों को इसमें आगे आना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने किसानों को परंपरागत कृषि से आगे बढ़ने की अपील की और सुझाव दिया कि तकनीकी को अपनाते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। आप एक लकीर के फकीर मत हुए कि हमारे यहाँ तो गाजर मूली हो गई या आलू प्याज होगा। थोड़ा सा वो भी देखिए कि जो हम पैदा कर सकते हैं। सरकार ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया है, बड़े खर्चे के बाद उठाया है कि किसान को उसकी मिट्टी की जानकारी देते हैं। शुरू में लगता है इसका मतलब क्या है, पर जब आप सोचोगे आर्थिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा मतलब है। तो प्लीज डाइवर्सिफाई, दिमाग लगाइए कि मैं और क्या कर सकता हूं। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा से आए प्रगतिशील किसानों के साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, राज्यसभा के सांसद विप्लव देव और अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद संसद भवन परिसर के बालयोगी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में P20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति बनना भारत की बड़ी उपलब्धि है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सुरक्षा पर बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जवाबदेही और विश्वसनीयता सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही आतंकवाद को विकास और शांति में बाधक बताया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए आतंक से सभी स्रोतों को सामूहिक संकल्प शक्ति के साथ परास्त करना होगा। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है। वैश्विक शांति और समृद्धि का आह्वान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद शांति और विकास में बाधक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के सभी स्रोतों को सामूहिक संकल्प शक्ति से समाप्त करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा था और पार्लियामेंट की तरफ से विशेष रूप से सरकार का पक्ष होता है। सरकार ने स्पष्ट कहा था हम आतंकवाद की गतिविधियां, आतंकवाद का प्रशय किसी भी हालत में हम उस प्रशय को न आतंकवादी गतिविधियों में, आतंकवाद की किसी गतिविधियों को हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। और आज भी सरकार की स्पष्ट नीति है कि आतंकवाद चाहे जाति का हो, धर्म का हो, चाहे किसी तरह का आतंकवाद हो, आतंकवाद है और आतंकवाद के किसी भी पक्ष को भारत में कोई समर्थन कभी नहीं रहता। ये भारत सरकार की स्पष्ट नीति है। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभी देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास और डेटा सुरक्षा से संबंधित आयामों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जवाबदेह और विश्वसनीय होनी चाहिए। सार्वजनिक डिजिटल प्रेमिकाओं के माध्यम से जीवन परिवर्तन हो, इस विषय पर भी सभी संसद एक मत थी। सभी संसदों ने माना कि हम प्रौद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति के विकास को स्वीकारा, लेकिन उन्होंने एक चिंता व्यक्त की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विषय पे। संसदों का मत था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें इसको सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि डेटा को सुरक्षित रखना, विश्वसनीय हो, उत्तरदायित्व हो, इस विषय पर सभी पीठासीन अधिकारियों अध्यक्षों के इसमें मत थे कि हमें मानव अधिकारों के व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रखने और गोपनीय रखने के लिए विशेष कानून बनाने की आवश्यकता होनी चाहिए।
और कई संसदों ने इस कानून भी बनाए और उनका मत था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विकास की दृष्टि से आवश्यक है लेकिन विशेष नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। सम्मेलन की सफलता के मुख्य आयामों का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद भारत में P20 शिखर सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 9वें P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की। ये आयोजन सम्मेलन के समापन दिवस के दिन 14 अक्टूबर को दिल्ली के द्वारका में बने कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने IPU के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको से अंतर संसदीय सहयोग के महत्व और सांसदों को व्यापक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने में IPU की भूमिका पर भी बातचीत की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों की मेजबानी की। दिल्ली के यशोभूमि में 14 अक्टूबर को सम्मेलन के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति ने संसदीय मंच और P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की IPU यानी अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको के साथ बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति ने बातचीत में अंतर संसदीय सहयोग के महत्व और एक मंच प्रदान करने में IPU की भूमिका का जिक्र किया। इससे पहले 13 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास में तुर्की और रूस के P20 संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। दोनों देशों के P20 संसदीय प्रतिनिधिमंडल से उपराष्ट्रपति निवास पर बातचीत हुई। इससे पहले 12 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भी स्वागत किया, जिसमें सीनेट के अध्यक्ष सीनेटर सू लाइन्स और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मिल्टन डिक शामिल थे। 12 अक्टूबर को ही ओमान के प्रतिनिधि शेख अब्दुल मलिक अल खलीली ने भी उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की। बातचीत के दौरान लोगों के बीच जीवंत संबंधों और राष्ट्रों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए संसदीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 16 अक्टूबर 2023 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 16 अक्टूबर को ही ऊर्जा समिति की बैठक संपन्न हुई। लोक लेखा समिति की बैठक भी 16 अक्टूबर को संपन्न हुई। अन्य पिछड़ी जाति के कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी 16 अक्टूबर 2023 को ही संपन्न हुई। 17 अक्टूबर 2023 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति की बैठक हुई। 19 अक्टूबर 2023 को ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति की बैठक हुई। विदेशी मामलों संबंधी समिति की बैठक भी 19 अक्टूबर को ही संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।